न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें टॉपिक आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इसमें आता है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि ये न्यूटन सेकंड लॉ से ही आपका आता है। आप जो उसमें लिखते हैं कि देखिए फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ होता है फोर्स, कौन सा आपका होता है, फोर्स आपका होता है एक्सटर्नल। तो मतलब कि अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है एक्सटर्नल, अब वो आपके मोमेंटम में चेंज करेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इसमें लिखा रहता है। देखिए अगर हम लोग ये लिख दें कि बाहर से कोई फोर्स लगाया ही नहीं गया है, मतलब बाहर से कोई फोर्स आप लेके बने, तो मतलब कि फोर्स एक्सटर्नल जीरो आपका आ जाता है। तो अगर इतना आएगा डेल्टा पी भी जीरो आएगा। डेल्टा पी मतलब कि मोमेंटम में चेंज जीरो आएगा। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो मोमेंटम पहले होगा वही मोमेंटम आपका बाद में रहेगा। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपके सामने, ठीक है, और उस पूरी प्रोसेस में उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उस सिस्टम का, उस सेटअप का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जितना पहले उतना बाद में। ठीक, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यू कैन से if on a system then its linear momentum is constant. Means P is constant. एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए ये क्या ऑब्जेक्ट है, आपने कहा ये जो ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है एक, ये दिख रहा है दूसरा। ठीक है, ये आपस में यहाँ पे कोलाइड करेंगे दूसरे के साथ में। देखिए जब करेंगे कोलाइड, आपस में दूसरे फोर्स लगाएंगे, ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। आफ्टर कोलिजन ये सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पहुंच जाएगा। अब कहेंगे ये V2 आएगा, ये V1 आएगा, ये M1 आएगा, ये क्या आएगा M2 आएगा, देखिएगा आपको साफ साफ। ये U1 आएगा, ये क्या आएगा, इतना आ जाएगा। तो यू कैन से अब क्या होगा इसमें, सो दिस इज कॉल्ड बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, दिस इज कॉल्ड योर आफ्टर
कोलिजन, ठीक है, जो दिख रहा है। तो यहाँ होता है एंड दिस इज कॉल्ड योर कोलिजन, जो कि मुझे दिख रहा होता है यहाँ पे कोलिजन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो इस पूरी प्रोसेस में बाहर से कोई तीसरा नहीं आया इनको टकराने के लिए या इनकी स्पीड कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब पता, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जितना पहले उतना बाद में। पहले क्या होता है इसका, देखिए m इंटू बी होता है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u दे रखी है, तो आपको ये आएगा m1u1, इसका आएगा m2u2 आएगा। एरो लगा रखा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका आएगा m1v1, इसका आएगा m2v2 आएगा, इसको मैं एरो लगा देता हूँ। ठीक है, सिंस there is no any external force on the system, on the so F external बराबर 0। एंड देयरफॉर देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इतना आपका आ गया। Excuse me, sir. हम्म, Sir, for them to collide means first U1 will be greater than U2 and then V2 will be greater than V1. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा मास के ऊपर भी। ठीक है, U1 U2 से बड़ा होगा, ये बात सही है, क्योंकि भाई वो उसके पास है तभी तो दो टकराएगा। लेकिन ऐसा भी हर बार जरूरी नहीं होता। ठीक है, जब भी देखिए अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो भी लोग टकरा जाएंगे, जाहिर सी बात, अभी बात समझते हैं। तो अगर वो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो उनमें किसी की स्पीड कम हो, किसी की स्पीड ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो लोग तो टकरा ही जाएंगे। जब भी आप अपने सामने कोई देते हैं एक्सीडेंट, या आप खुद का भी अगर कभी हुआ होगा, तो मान लो आप गाड़ी से यहाँ आ रहे थे, कोई गाड़ी से यहाँ आ रहा था, आप आपस में टकरा गए। ठीक है, तो उस समय आपकी स्पीड क्या थी, या जिससे टकराया उसकी स्पीड क्या थी, इससे कोई मतलब नहीं हुई है, बस वो लोग आपस में टकरा गए, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। अब इसमें आता है मोमेंटम कंजर्व कहाँ से आता है, तो इसमें आपको ये कहा जाता है कि भाई जितना भी आपका होता है मोमेंटम बिफोर एक्सीडेंट, बिफोर कोलिजन, उतना ही होता है आफ्टर कोलिजन, बाद में आता है। तो इसी को बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर मैं बोलूंगा मोमेंटम, तो इसका मतलब होगा कि मैं लीनियर मोमेंटम की बातें कर रहा हूँ। ठीक, अगर मुझे पढ़ाना होगा आपको एंगुलर मोमेंटम, तो मैं पूरा पूरा नाम लूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, लेकिन वो अभी बहुत आगे चैप्टर में जाएगा, फिलहाल अभी काइनेमेटिक्स में ऐसा कोई नाम नहीं लेने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मोमेंटम, तो उसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा फाइंड मोमेंटम, तो इसका मतलब कि पी निकालिए। फाइंड वेलोसिटी मतलब कि वी निकालिए। इस तरह का काम बनेगा। ठीक है, लिखिए। सबको दिख रहा है सामने बोर्ड में जो लिखा हुआ है? Yes, sir. चलिए लिखते हैं। देखिए ये लिखा ना बीसी। बीसी मतलब क्या होता है बताइए? Before collision, हाँ, एसी मीन्स क्या होगा यहाँ जो लिखा है? after collision. After collision. आफ्टर कौन है? ये लोग आफ्टर है। तो आफ्टर क्या है आपको? देखिए M1V1 आएगा, इसका M2V2 आएगा, इसका M1E1 आएगा, इसका M2V2 पहले आएगा, बिफोर कोलिजन आपका इसमें आ जाएगा। इसमें ये आपका आएगा M1U1 प्लस M2U2।
M1V1 आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, ये इसका मीनिंग आता है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है कि हाँ भाई वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखिए ध्यान से आप। ठीक है, सब समझ में आ गई बात, ये बताइए, इज इट क्लियर? अभी इसमें भी और कुछ बातें हैं, अभी ये बातें यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ पे आता है, पॉइंट सामने आता है पढ़ाने के लिए आपको कि देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे, जो आपस में टकराएंगे, कोलिजन जिस केस में होगा, हो सकता है कि वो अलग डायरेक्शन से आ रहे हो। जैसे कि आप इस पे लिख सकते हैं कि जैसे आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मेरे साथ में दो पेन है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और ये आपस में क्या करेंगे, टकरा जाते हैं, टकरा गए, तो दीज आर कमिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। हो सकता है कि बोथ आर कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो उसको ऐसे ले सकते हैं, तो मैंने मान लिया है ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो आपको दिखेगा, तो ये आपस में अगर देखिए ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से घूमते आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि इसकी स्पीड ज्यादा, ही जाके क्या है, ऐसे टकरा जाएगा, ये आपको दिखेगा यहाँ से ऐसे, ये आगे के क्या टकरा के रखोगे। तो हो सकता है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन अ सेम एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात, हो ये भी सकता है कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट एक्सिस। दो बातें होंगी, तीसरी कोई बात नहीं होगी। पीछे आपने एक चैप्टर पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको एक चैप्टर, अब मैं करता हूँ इसके आगे। अब इसके मैं कुछ दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स वगैरह कि भाई कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक पढ़ाया था, कल ही आप उसके पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, सबको याद है बात ये? मैंने Yes, बताया sir. था, आपने क्या पढ़ा था? रिकॉइलिंग ऑफ अ गन में क्या पढ़ाया गया था बताइए, क्या आपने सीखा था उसमें? किसी को याद है कुछ क्या हुआ था उसमें? Sir, that when a bullet is fired, equal force is applied on the gun as is applied on the bullet by the gun. So the gun will move backwards on the shoulder of the soldier. तो क्या बताइए, इस पूरी प्रोसेस में क्या कोई तीसरा व्यक्ति था जो उस पर फोर्स लगा रहा था या गन को धक्का दे रहा था पीछे? कोई नहीं था। सिंपल सा आपने गन को फायर किया, बुलेट आगे गया और गन पीछे बैक करता है। गन के पीछे बैक करने को आप बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ गन, सीधी बताते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी में कोई तीसरा कोई पर्सन था ही नहीं। इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी प्रोसेस में फोर्स एक्सटर्नल जीरो था। क्या तो जीरो था। अब हुआ क्या, हुआ ये हुआ कि गन के अंदर एक स्प्रिंग लगी होगी, वो लगाएगी, धक्का करेगी, धक्का लगाएगी किसके, बुलेट के ऊपर, तो बुलेट आगे निकल जाएगा काफी स्पीड से, जानते हैं आप लोग। तो वो भी स्प्रिंग के ऊपर बैक फोर्स लगाएगा, मतलब गन पे बैक फोर्स लगाएगा और गन पीछे हटेगी एक फोर्स के साथ में। गन भारी होती, इसलिए गन का भाई पीछे वेलोसिटी कम होती है, जबकि बुलेट का मास बहुत कम होता है गन के रिस्पेक्ट में।
तो बुलेट एक बहुत ज्यादा बड़ी स्पीड से आगे भागती है। ये आप सब जानते हैं कि बुलेट तो भाई बहुत स्पीड से आगे चल रही होती है। तो बुलेट इतनी स्पीड से आगे इसलिए चलती है क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। हमने बोला मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब क्या होगा? पी कंजर्व है। पी कंजर्व क्या होगा? एम इंटू वी कंजर्व होगी। एम इंटू वी कंजर्व होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? अगर एम इंटू वी कॉन्स्टेंट है, एम इंटू वी कॉन्स्टेंट है और एम बहुत छोटा है, तो वी बहुत बड़ा होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब इसको मुझे फॉर्मूला में दिखाना है आपको भाई, कैसे कैसे भाई सब होता है। तो आप हेडिंग लिखिए फिर से, अब रिकॉर्डिंग ऑफ गन। लेकिन अब क्या होने वाला है, ये जो आप लिखे आ रहे हैं, दिस इज इन द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं लिखूंगा इसका, इसके बारे में, इसके जो बारे में बताऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, इतना आपका रहेगा। ठीक है, इतना आपका। इसमें क्या होगा देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पहला, इसको बोलेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, इतना आप करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जिस समय आपने गन फायर नहीं की होती, जैसे बुलेट फायर नहीं की होती आपने गन से, उस समय तक गन और बुलेट सब कुछ आपके हाथ में होता है, कुछ भी बाहर नहीं होता उसमें। लेकिन जैसे आप फायर करते हैं तो बुलेट आगे निकल जाती है और गन पीछे बैक करती है। इसका मतलब कि अगर गन का मास होगा कैपिटल एम, ठीक है, और बुलेट का मास होगा स्मॉल एम, तो बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों एक साथ है, एक ही जगह पर है, रुके होंगे, दिखेंगे आपको। तो मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि होता क्या है इसमें। कि मैंने एक दिखाया आपको, देखिए कि ये भाई एक मैंने गन बना दी बड़ी सी, और इसके अंदर एक बुलेट है। जाओ देख रही है, ये स्प्रिंग से क्या होंगे, अटैच होगा, जो भी होगा। जैसा आप इसको फायर करेंगे, ठीक है, अब क्या होने वाला है देखिए, ये कहेंगे ये जो गन होगी, ठीक है, ये जो जो भी है इसमें, ठीक है, और ये बुलेट, देखिए बुलेट क्या होगी, बुलेट बहुत स्पीड से आगे भागेगी, इसकी स्पीड होगी वी बी, और इसका मास होगा एम बी, ये होगा एम जी, और ये पीछे बैक करेगी वी जी, मतलब वी गन, ठीक है। यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए इसका मास क्या होगा, आप कहेंगे ये होगा एम जी प्लस एम बुलेट, ये एक साथ होंगे, और यू कितना आएगा, जीरो आएगा, होगा ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, कि बिफोर फायरिंग, ठीक है, आफ्टर
फायरिंग, ठीक है इतना। फायरिंग के पहले क्या, फायरिंग के बाद क्या, मोमेंटम कंजर्व होगा ना, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में बाहर से कोई आदमी नहीं आया, ठीक है, जिसने इसमें स्पीड बढ़ाई या कम करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें लिखिए व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, then bullet moves with BB. The gun initially the system, system is क्या होगा, गन प्लस बुलेट, then मोमेंटम, नहीं किसका, मोमेंटम लिखिए बिफोर फायरिंग, मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर फायरिंग आएगा, नहीं नहीं, बिफोर फायरिंग क्या होता है, mg प्लस mb, और स्पीड क्या जीरो आती, बाद में क्या होता है, m गन v गन, ठीक है, m बुलेट v बुलेट, इतना आपका रहेगा, ये क्या आपको जीरो आ जाएगा, v बुलेट, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हैं, भाई इसको उठा के यहाँ ले आओ या जो भी करो, आप करेंगे mg vd माइनस का m बुलेट v बुलेट, ऐसे रखा है v गन, m बुलेट m गन v बुलेट, ठीक है, आंसर आ गया। अब इसमें हम इसके ऊपर एरो हटा सकते हैं, एरो क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है साफ साफ ये कि गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट बोथ आर मूविंग ऑन सेम एक्सिस, एक ही में मूव कर रहे होंगे, दिख रहे होंगे आपको ये, बस वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो अगर देखिए गन अगर पीछे बैक करेगी, दिख रहा होगा गन पीछे बैक कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी, बुलेट आगे बैक कर इसकी स्पीड क्या पॉजिटिव आ जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी एरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। बुलेट ऑफ मास मान लो 10 मिलीग्राम, is fired
from fired from gun of mass 4 kg with 100 meter per second. Then find the required speed of the gun. ठीक है, इसका करेंगे सॉल्व। करना गया, यहाँ देखिए याद रखा है मास ऑफ बुलेट। क्या दे रखा है बताइए, मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है मुझे? व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? 10 कितना है? milligram. 10 kg. 10 मिलीग्राम को मैं बदलूंगा केजी में, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 इतना। व्हाट इज मास ऑफ गन? 4 kg. 4 kg. व्हाट इज वी ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट की स्पीड कितनी रखी? 100 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया है, गन की स्पीड क्या है? ठीक है, तब कहेंगे कि सिंस देखिए वी जो गन होता है ये होता है माइनस का m बुलेट इंटू वी बुलेट होता है, तो वी गन की स्पीड ठीक है कितनी आएगी? अब लगा दीजिए m बुलेट माइनस m कितना था बुलेट? 10 इंटू 10 की पावर -3। m गन कितना होता है? 4। m वी बुलेट कितना होता है? वी बुलेट 100 मान लीजिए। आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये बात? बताइए Yes, sir. क्या कटेगा, आपको दिखेगा? देखिए माइनस 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। 10 की पावर 2 100 होता है ना, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 3 हो गया, इससे कट गया। आप ये आएगा 1/4, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 अपॉन 4, ये कट जाएगा इससे, तो आपका आएगा माइनस का 1/4 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा ठीक कर लो वी जी को, ये आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मीन्स क्या करेगा? ये बैक करेगा। इट मीन टू से, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा कि जो गन होगी, देखिए गन बुलेट आगे भागती है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब कि 10 सेकंड के अंदर वो 1 किलोमीटर पहुंच जाएगी, इतनी स्पीड है उसकी बुलेट की। और ये जो है हमारा गन है, ये 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो बहुत ही कम आ गया। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गन बहुत भारी होती है, इसलिए वो उतनी स्पीड से बैक नहीं करेगी, बैक करेगी लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होगी क्योंकि मास बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ी बात होती है। हम इतनी स्पीड को अगर संभाल पाते हैं तभी बुलेट हमारे हाथ, गन हमारे हाथ में रुक पाती है। यदि पता चला आपने फायर किया, वो इतनी जोर से आपको झटका लगेगा पीछे, तो उससे आपको चोट लग जाएगी, इसलिए संभल के ही रखना चाहिए इसको। इज इट क्लियर? इसका सेकंड पॉइंट लिखिए आप, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ
ऑफ अ रॉकेट, प्रोपोर्शन ऑफ अ रॉकेट, इसको लिखिए ध्यान से। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये आपको यहाँ देखिए क्या होता है। जब हम लोग यहाँ लॉन्च करते दिखाते हैं इसको इस तरीके से, मैं दिखाऊंगा ये रॉकेट मैंने बना रखा है भाई बड़ा सा, आप भी अपनी कॉपी में बनाइए, डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने में क्या होता है कि हमको क्लियर होता है कि हमने क्या पढ़ा, सब कुछ दिखता है। ठीक है, अब होता है इसको जब मैंने लॉन्च किया यहाँ से तो ये रॉकेट भाई ऊपर पहुंच गया, ये आपको दिखेगा, वो दिख रहा होगा रॉकेट, ये तो ऊपर जा रहा है और इसमें से फ्लेम बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। आर यू क्लियर दिस थिंग? इस समय इसका जो मास है ये माना गया कि m नॉट है, मास क्या है इसका m मान लिया गया। ठीक है, ये देखा जब टाइम ये क्या है, ये टाइम t बराबर 0 है और टाइम t बराबर क्या आएगा, t आएगा। इधर क्लियर? लिखो, इसको ध्यान से बनाइए, फिर मैं बताऊँ आपको क्या। इस केस में क्या मास खर्च हो रहा है बताइए? इस केस में क्या रॉकेट का मास खर्च हो रहा है? Yes, sir. इसका मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मास वेरिएशन। मास वेरिएशन मतलब यहाँ पे मास वेरी कर रहा होता है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला ऐसी कोई में नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ फार्मूला दूसरा काम करेगा। तो उसको मैं दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। यानी कि देखिए मास ऑफ रॉकेट, या इसको मैं ऐसे लिखूं m नॉट, ये क्या है, मास ऑफ रॉकेट एट, और m क्या है, एनी टाइम t। इधर क्लियर? अब देखिए जो r लिखा होगा यहाँ पे r, dm/dt। ठीक है, ये क्या है यार, ये हो रहा है ये कि उस रॉकेट का जो फ्यूल है वो कितनी स्पीड से खर्च हो रहा है, dm/dt। वो उसने बोला 2 kg/s। इसका मतलब कि अगर वो 200 kg होगा और खर्च होता है 2 kg/s, मतलब कि 100 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं इसमें। तो जितना फिल परसेंट खर्च हो रहा है वो होता है dm/dt। ठीक है, जो आपको यहाँ लिखा है। एक्सक्यूज मी सर। रेंज नहीं है। सर वो जो पहला क्वेश्चन है उसमें मास ऑफ द बुलेट 10 मिलीग्राम लिया, तो फिर 10 इंटू 10⁻³ नहीं आएगा ना? तो ठीक लिखा है मैंने, क्या गलत लिखा है? 10⁻⁵ आना चाहिए।
सर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और फिर ग्राम को मिलीग्राम। द कांस्टेंट रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, और जो वी आर होता है, देखिए वी आर होता है वी आर क्या होता है? द स्पीड ऑफ गैस, जितनी स्पीड से गैस बाहर निकल रही है, यू कैन से द स्पीड ऑफ गैस with respect to the rocket. ठीक है, इतना इसको लिखिए ध्यान से, अब लोग ध्यान से। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये होता है भाई कि जितना फोर्स, देखिए जब ये गैस निकलेगी नीचे तो ये रॉकेट को ऊपर धक्का देगी, फोर्स आएगी, उस फोर्स से क्या ये भाई ऊपर भागेगा, आप इसको बोल सकते हैं इसमें। यू कैन से द अपथ्रस्ट फोर्स on the rocket ठीक है। You can say neglect gravity, ये कितना आएगा? यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे आपका आएगा ये इक्वल टू, अब ये आएगा ये, देखिए जितना जितना फोर्स गैस लगा रही बाहर निकलने के लिए, उतना फोर्स लगेगा रॉकेट के ऊपर बाहर ऊपर जाने के लिए। और गैस के केस में क्या है, गैस के केस में मास खर्च हो रहा है, तो आप उसमें लिखेंगे कि उसकी एफ इक्वल टू पढ़ा था आपने, यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू पढ़ाया गया था, ये था dm/dt इंटू क्या, इसकी वेलोसिटी आ गई थी, वही मैं यहाँ लगा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो गैस बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी वी आर है, कितनी वी आर है, और dm/dt क्या रखा है, उसका फोर्स, उसका मास का खर्च होने का रेट। तो आपको यहाँ से याद आएगा ये dm/dt इंटू क्या, वी आर इक्वल टू आपका आर वी आर, दिस थिंग्स हियर, ठीक है। ओके, सो upward acceleration of the rocket, देखिए एफ इक्वल टू एम ही होता है, तो ए क्या आएगा, ये आएगा एफ अपान किसका मास, ये लिखा है मास। अब देखिए एम क्या होता है, इसका मास, एम मास है, देखिए एम इक्वल टू क्या होता है, देखिए एम इक्वल टू आपका हो सकता है यहाँ से देखेंगे तो आएगा एम नॉट माइनस का आर टी आएगा, ऐसा क्यों आएगा? मान लीजिए कि हमारा जो रॉकेट है वो आपका 1000, वो 1000 kg का है, ठीक है, 1000 किलो का है यहाँ पे, ठीक है और आपको बोला गया है कि 2 kg पर सेकंड खर्च होता है, कितना पर सेकंड? तो आप बोलेंगे जैसे आपके 100 सेकंड होंगे 200 kg खर्च हो जाएगा, तो आपका कितना मास बचेगा यहाँ पे बताइए? आप बोलेंगे 1000 था, 200 खर्च हो गया, 800 बचा। एम और कोई नहीं बल्कि 800 है। एम कैसे आएगा? एम आपका आएगा कि कितना था पहले, एम नॉट मतलब कि 1000 kg माइनस कितना खर्च हो चुका है, तो कितना खर्च हो चुका है? आप बोलेंगे आर टी खर्च हो चुका है, जो कि दिख रहा है सामने आपका। आर मतलब क्या, ये लिखा डी एम बाई डी टी,
कि इतना मास खर्च है, ये निगेटिव का हुआ है क्योंकि खर्च हो रहा है, ठीक है। अगर अर्न हो रहा होता खर्च होने के बजाय, मैं इसको प्लस बोल देता कि हाँ भाई प्लस हो रहा है, ठीक है। जैसे आप बोले कि आप बोलेंगे कि आपके सामने कोई टैंकर जैसे पानी भर रहा है, तो उसमें 2 kg पर सेकंड मास इनपुट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वहाँ पे प्लस आएगा डीएम बाई डी टी, क्योंकि वहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है तो हम माइनस लगा देते हैं इसमें, कि खर्च होगा तो इसका मास कम कर देगा। तो जो आपका एम लिखा है यहाँ पे, एम और कोई नहीं होगा, बल्कि आपका ये आर वी आर और डिवाइड आएगा एम नॉट माइनस आर टी, ठीक है। ये सब कुछ जो लिखा गया है, जो आपका ए आया है यहाँ पे, इट इज absence ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर हम लोग ग्रेविटी कंसिडर कर लेते हैं कि ग्रेविटी लेनी है मुझको, ठीक है, इसमें तो यू कैन से ये कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा आर वी आर अपॉन एम नॉट माइनस, इतना आएगा। अब माइनस का जी बोल देंगे, अब इतना लिख, ये बराबर, ठीक है। ठीक है, चलिए। इसका आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई ये कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एंड 800 kg इसमें लिखा हुआ है। एट हंड्रेड kg, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, then mass, then calculate mass of fuel burning per second.
to overcome its weight. ठीक है, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो रॉकेट है वो उसको अपने आप को तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका अपना मास क्या होगा भाई, mg होगा, m मास g ग्रेविटी आता था इसमें, जी आप एटन मान सकते हैं। यहाँ पे लिखा होता है ये कि f वेट इक्वल टू आता है वी आर टी बाई टी, आप इसको मॉड लगा सकते हैं। f कितना होता है, mg करता है, कितना आएगा, इक्वल टू आएगा वी आर डी एम बाई डी टी। एम कितना रखा है इसका 800 है, जी क्या है 10, वी आर क्या होता है 1200 दे रखा है, और ये क्या होता है डी एम बाई डी टी। चार सौ 2 800 400 3 1200 20 आएगा। तो डीएम क्वांटिटी आपका आएगा 6.67 kg पर सेकेंड। ठीक है, सर कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ तक का। इज इट क्लियर? एक बार इसको पढ़ लीजिए अब ध्यान से, ठीक है। Excuse me, sir.